अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़मा ख़ान। नाज़रीन, एक एसएचओ एक घर में रेड करता है और वहाँ से उसके घर में मुक़ीम एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल होती है और एक लड़के को पकड़ता है, अपने डाले में डालता है और पुलिस स्टेशन ले आता है। पुलिस स्टेशन लेकर आता है और पूछता है कि भाई तुम दोनों का रिश्ता क्या है? लड़की कहती है कि मैं इसकी बीवी हूँ और ये मेरा शौहर है। लड़की को एसएचओ कहता है कि भाई ये तुम तो शक्ल से 20 साल की नहीं लगती, बल्कि तुम नाबालिग लगती हो और मुझे नहीं लगता कि तुम शादी के काबिल हो। ऐसा करो, तुम बेलिबास होकर दिखाओ कि वाक़ई तुम शादी के काबिल हो कि नहीं हो। अब आप सोच सकते हैं कि एक एसएचओ अगर ऐसी बात करता है, तो उसका क्या मतलब है? लड़की बज़िद होती है और कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी नाज़ेबा बातें मत करें। लड़की पे तशद्दुद करता है, उसको मारता है। उसके बाद उसी के सामने उसके शौहर को कहता है कि भाई तुम ज़रा बेलिबास हो जाओ और मैं देखता हूँ तुम चीज़ क्या हो। उसको बेलिबास करके बीवी से कहता है, उस लड़की ईमान को कहता है कि ये तुमने लड़का पसंद किया अपने लिए, इसकी शक्ल देखो, ये लंगूर है तुम्हारे सामने और उस पर तशद्दुद करता है। सामने उसके रखता है तलाक के कागज़ात और कहता है कि इसको तलाक दो, बल्कि इस पर साइन करो। उन दोनों मियाँ बीवी को इंसिस्ट करता है, प्रेशराइज़ करता है कि तुम एक दूसरे को तलाक दो। अब मियाँ बीवी जो हैं, एक दूसरे के सामने उनकी तज़लील तो वो कर रहा होता है, लड़के को बेलिबास करके उसको मारता है और आप सोच सकते हैं कि एक बीवी के सामने अब उसके शौहर को बेलिबास करके मारना और इस तरह से कपड़े उतारना और ऐसी ऐसी वाहियात बातें करना, दोनों के लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा, कितनी क़यामत ख़ेज़ वो सिचुएशन होगी जब मियाँ बीवी को इस तरह की सिचुएशन जो है वो देखनी पड़ी होगी। बहरहाल वो ये कहते हैं कि भई हमने एक दूसरे को तलाक नहीं देनी और वो डटे रहते हैं। अब एसएचओ जो है उसकी ये पूरी कार्रवाई क्यों होती है, वो लड़की को और लड़के को क्यों इस तरह से प्रेशराइज़ कर रहा होता है तलाक के लिए, उन पर क्यों तशद्दुद करता है, उसका उसका ज़ाती मुफ़ाद क्या होता है और ये सब कुछ वो किसके कहने पर कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज के ब्लॉग में आपको बताऊँगी। नाज़रीन, ईमान 20 साल की एक लड़की है जिसका ताल्लुक एबटाबाद से है और ये सोशल मीडिया पर एक लड़के को पसंद करती है जिसका ताल्लुक ननकाना साहब सईद हवाला से होता है। इनकी मोहब्बत बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो जुनूनी हो जाती है और वो एक दूसरे को अपनाने के लिए बज़िद हो जाते हैं। जब लड़की के घर वाले उसको देखते हैं कि ये हर वक़्त ही बच्ची जो है वो मोबाइल पर लगी रहती है, तो लड़की का बाप जिनका नाम वहीद होता है, वहीद साहब कहते हैं कि आजकल तुम बहुत मोबाइल पर जो है मोबाइल यूज़ कर रही हो। वो उसका मोबाइल जो है वो चेक करते हैं और लड़के का सारी डिटेल सामने आ जाती है कि इस तरह का ताल्लुकात जो है उनकी बच्ची किसी के साथ इस्तेमाल किए हुए हैं। वो ईमान को बहुत सख्ती के साथ मना करते हैं, उस पर पाबंदी लगाते हैं, घर से निकलने पर मोबाइल भी ले लेते हैं और दीगर तरह की जो एक्टिविटीज़ है उन पर भी नज़र रखते हैं और इस तरह से ईमान का इस लड़के के साथ ताल्लुक जो है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाता है। इस दौरान ईमान जो है वो अपनी फैमिली को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि उसका उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालात नॉर्मल हो जाते हैं और वही साहब उसको मोबाइल वापस कर देते हैं और इस तरह से उसके पास मोबाइल भी आ जाता है और उस पर लगी पाबंदियों में भी नरमी आ जाती है। अब जैसे ही ईमान को मोबाइल मिलता है, वो सबसे पहले लड़के को कांटेक्ट करती है और कहती है कि इस तरह से मेरे घर वालों ने मुझ पर इस तरह से पाबंदियाँ लगाई थी और मुझसे मोबाइल भी ले लिया था। अब अगर दोबारा उनको पता चलता है तो वो ज़ाहिर-सी बात है मेरा कहीं न कहीं वो शादी कर देंगे। तो मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक 10 सितंबर 2024 को ईमान एबटाबाद से ननकाना साहब पहुँचती है उस लड़के के पास और 11 सितंबर 2024 को वो दोनों निकाह कर लेते हैं। अब निकाह के बाद ज़ाहिर है वहीद साहब जो है उसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता। ईमान कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कोई कॉन्टैक्ट नहीं करती। तो ज़ाहिर है बाप हैं, वो परेशान होते हैं और उससे कॉन्टैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो देख सकें कि वो कहाँ पर है ईमान इस वक़्त और किन हालात में है। इसी तरह से करते-करते वो सईदावाला में एक करैक्टर है आगा जानी, जो कि वहाँ पर बहुत आप कह सकते हैं कि नामवर शख्सियत होते हैं, उनका ताल्लुकात बहुत होते हैं और उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि इस तरह से मेरी बच्ची एबटाबाद से आकर यहाँ पर ननकाना साहब में उसने शादी की है और तुम ऐसा करो कि तुम जो चाहे मर्ज़ी ले लो, जितनी अमाउंट ले लो, जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा, बस तुम मेरी इस बच्ची को बाजियाब करवा दो। अब आगा जानी के जो ताल्लुकात हैं वो इस एसएचओ के साथ बड़े मजबूत टाइप के होते हैं। वो इस एसएचओ को के पास जाता है और पूरी स्टोरी बताता है। आगा जानी एसएचओ के पास जाता है और उसको ये कहता है कि ये तलाक के कागज़ात लो और इन दोनों की तलाक करवाओ। ये टास्क जो है आगा जानी को वहीद साहब देते हैं और आगा जानी जो है वो उस एसएचओ को कहता है कि जो भी हम मुकर्रर जो अमाउंट है या जो भी उसको लालच देता है, उसके बाद वो कहता है कि ये
میرا کام ہونا چاہیے، اس کے عوض جو بھی تم کہوگے ہم لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ایس ایچ او میاں بیوی کو لے کر آتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے بوگس قسم کا ایک مقدمہ درج کرواتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ایک دوسرے کو طلاق نہ دی تو میں تم دونوں پر جو ہے وہ تشدد بھی کروں گا، ماروں گا مزید، اور مزید تکلیف بھی پہنچاؤں گا۔ لڑکا اور لڑکی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے ٹکا کر جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہم ایک دوسرے کو طلاق نہیں دینے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ اب ایسے جو کرتا کیا ہے، اپنی غلاظت کی انتہا پر پہنچتا ہے اور اس لڑکی کو ڈالتا ہے جیل میں، اور لڑکی کو لے کر آتا ہے رات کے وقت اپنی گاڑی میں، اور گاڑی میں بٹھا کر پورے ننکانہ صاحب کا وہ چکر لگاتا ہے، اور اس دوران وہ اس کو نازیبا حرکات بھی کرتا ہے۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے میری عزت خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ نے میری عزت بچائی ہے، اور یہ تمام باتیں وہ اپنے انٹرویو میں بھی بتاتی ہے کہ ایس ایچ او کی نیت خراب ہو گئی تھی، اس نے مجھے غلط حرکات بھی کی، اس نے مجھے ہراس بھی کیا، اور ایسی گندی باتیں کی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور لڑکی کو پورا گھمانے کے بعد لڑکی اس نے کہا کہ میں خدا کا واسطہ میری عزت خراب نہیں کروں، میں طلاق نہیں لوں گی، نہ میں کوئی غلط حرکت کروں گی۔ جب ایس ایچ او نے یہ دیکھا تو ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب کسی طرح سے کرتے ہوئے یہ لڑکی اور لڑکا اس کیس میں رہا ہو کر باہر نکلتے ہیں، اور مقامی ایک صحافی ہے، اس کو انٹرویو کے دوران یہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ سارا کچھ ایس ایچ او نے کیا۔ اب جو ننکانہ صاحب کے ڈی پی او ہیں ندیم صاحب، انہوں نے اس پر ایک انکوائری بٹھائی، ایک کمیٹی بٹھائی، اور یہ ایس ایچ او جو ہے وہ گلٹی فیل ہوا۔ گلٹی فیل ہونے کے بعد اس کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن ظاہر ہے قانون کا کھلاڑی اور جانتا ہے کہ کس طرح سے کھیلنا ہے، یہ اگلے دن ہی باہر نکل آیا۔ قانون کے محافظ جب خود ہی لٹیرے بن جائیں تو پھر کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ اب ایس ایچ او جو ہے وہ گلٹی ہے، لیکن یہ جو جتنی واردات اس لڑکی اور لڑکے کے ساتھ ہوئی، یہ ساری زندگی ان لوگوں کے ذہنوں پر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری، ہم سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسا وقت کبھی بھی نہ آئے کہ کسی میاں بیوی کو جیل میں جا کر اس طرح کے جو ہے معاملات اور سچویشنز کو دیکھنا پڑے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔